Prashant ji, can I begin? Yes, sir. Please start, sir. नमस्कार दोस्तों, कांग्रेस पार्टी की इस विशेष पत्रकार वार्ता में आप सबका स्वागत है। आज हम एक अत्यंत ही गंभीर विषय लेकर आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। मोदी व खट्टर सरकारों ने मिलकर किसान के शोषण का अब एक और नया काला अध्याय लिख डाला है। गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य में से 15 रुपया प्रति क्विंटल की कटौती का बर्बर व निर्दयी निर्णय केंद्र व हरियाणा सरकार का फासिस्ट रवैया ही ले सकता था। मोदी सरकार व खट्टर सरकार यह जान ले कि किसान की मेहनत की कमाई से की जा रही दिन दहाड़े लूट किसान कभी मंजूर नहीं करेगा। किसान की मेहनत और खून पसीने की कमाई का अपहरण करने वाली भारतीय जनता पार्टी और जजप्पा सरकार अपना बोरिया बिस्तर बांधकर बाहर का रास्ता देखने की तैयारी कर ले। गेहूं बेचने के 21 दिन बाद तक भी किसान के हजारों करोड़ का भुगतान न होने के षड्यंत्र की कलई भी केंद्र व हरियाणा सरकार के इस नए तुगलकी फरमान से खुल गई है। 6 मई 2020, ये तिथि कृपया नोट कर लें। 6 मई 2020 की शाम को मोदी सरकार ने फरमान जारी कर खट्टर सरकार और हरियाणा के किसान के लिए कहा कि गेहूं की एमएसपी से 15 रुपया की कटौती कर ली जाए। खट्टर सरकार ने किसान हितों को दरकिनार कर इस षड्यंत्र को स्वीकार कर लिया और मोदी सरकार के आगे दंडवत हो गई और इस बारे निर्देश भी जारी कर दिए। किसान को आर्थिक तबाही की ओर धकेलने वाले 6 मई 2020 के इस आदेश में साफ लिखा है। इसकी एक प्रतिलिपि आज मैं आपको जारी कर रहा हूं। इसमें 2 बातें लिखी हैं। पहला, नमी की मात्रा से 4% से 8% तक गेहूं का दाना सूख जाने पर गेहूं के एमएसपी से 4 रुपया 81 पैसे प्रति क्विंटल की कटौती और 8% से 10% पर 9 रुपया 62 पैसे प्रति क्विंटल की कटौती की जाएगी। 10% से अधिक नमी की मात्रा होने पर किसान की गेहूं की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद नहीं की जाएगी। तो मैं फिर दोहराता हूं, किसान नमी की मात्रा 4% से 8% तक गेहूं का दाना सूख जाने पर 4 रुपया 81 पैसे प्रति क्विंटल, 8% से 10% पर 9 रुपया 62 पैसे प्रति क्विंटल की एमएसपी से किसान से कटौती हो जाएगी और 10% से अधिक पर किसान की को एमएसपी नहीं मिलेगा। और दूसरा हिस्सा इस आदेश का, बारिश और बिजली से आपको मालूम है गेहूं के दाने की चमक कम पड़ जाती है, ये पूरा हरियाणा पंजाब जानता है। तो बारिश और बिजली से गेहूं के दाने की चमक में अगर 10% से ज्यादा कमी हो जाएगी तो न्यूनतम समर्थन मूल्य से 4 रुपया 81 पैसे प्रति क्विंटल काट लिए जाएंगे। यानी दोनों मिलाकर किसान के गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी से 14 रुपया 43 पैसे प्रति क्विंटल की कटौती होगी, क्योंकि पूरे हरियाणा में तो बेमौसमी बारिश और कड़कती बिजली ने किसान की रबी की फसल, खास तौर से गेहूं की फसल पर मार मारी है। ये भारत सरकार के इस निर्देश में, जो ये निर्देश हरियाणा सरकार ने स्वीकार किया है, इसकी प्रतिलिपि मैं आपको भेज रहा हूं। साफ तौर से ये दोनों बातें लिख दी गई हैं। दूसरी ओर हरियाणा का किसान हाहाकार कर रहा है, क्योंकि 20 अप्रैल से आज तक 21 दिन बीत जाने के बाद भी हजारों करोड़
रबी फसलों खासतौर से गेहूं और सरसों की फसलों का भुगतान नहीं हुआ। और अब जुल्म का आलम यह है कि हरियाणा सरकार ने डिस्ट्रिक्ट फूड सप्लाईज कंट्रोलर को व्हाट्सएप के माध्यम से निर्देश जारी कर यह कहा है कि 25 अप्रैल 2020 के बाद खरीदी गई गेहूं का भुगतान फिलहाल रोक लिया जाए। यानी एक तरफ 14 रुपया 43 पैसे की कटौती की मार एमएसपी से और दूसरी तरफ फसल का भुगतान नहीं। कांग्रेस पार्टी की ओर से हमारी 3 सीधी मांगे और 5 सवाल हैं। पहले हमारी 3 मांग, मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर व उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला मोदी सरकार के आगे दंडवत ना होकर 6 मई 2020 के किसान की तबाही वाले इस आदेश को फौरी तौर से खारिज करवाएं। दूसरी मांग, अगर खट्टर सरकार इस आदेश को वापस नहीं करवा सकती तो खट्टर सरकार आज ही ये घोषणा करे, मुख्यमंत्री सामने आए और घोषणा करें कि 14 रुपया 43 पैसे की ये कटौती किसान पर ना पड़कर इसका भुगतान हमारी हरियाणा की खट्टर सरकार करेगी। तीसरी मांग, किसान से जो उसके हजारों करोड़ रुपए की रबी फसलों खास तौर से गेहूं और सरसों की फसलों का भुगतान पेंडिंग पड़ा है, वो सारा पैसा अगले 24 घंटे में उसको दिया जाए और जैसा 26 मार्च 2020 को खट्टर साहब ने वायदा किया था 125 रुपया क्विंटल का बोनस भी हरियाणा के किसान को दिया जाए। खट्टर साहब, हमारे 5 सवाल हैं जिनका जवाब आज आपसे अवश्य चाहेंगे। पहला सवाल, किसान के 1925 रुपया प्रति क्विंटल एमएसपी से 14 रुपया 43 पैसे की कटौती क्यों? दूसरा सवाल, क्या खट्टर सरकार गेहूं एमएसपी से 14 रुपया 43 पैसे प्रति क्विंटल की कटौती ना कर सरकार इसका स्वयं भुगतान करने की कांग्रेस पार्टी की मांग को आगे बढ़कर स्वीकारेगी? तीसरा सवाल, किसान द्वारा बेची गई हजारों करोड़ की रबी फसलों गेहूं और सरसों का आज तक भुगतान क्यों नहीं किया गया? क्या कारण है कि 25 अप्रैल 2020 के बाद की खरीदी गई गेहूं का भुगतान न करने के बारे व्हाट्सएप के माध्यम से सभी जिला खाद्य पूर्ति अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं? चौथा सवाल, 125 रुपया प्रति क्विंटल गेहूं पर बोनस देने के खट्टर सरकार के वादे का क्या हुआ? और पांचवा और आखिरी सवाल, किसान को लगातार आर्थिक बर्बादी की ओर धकेलने का कारण बताए खट्टर सरकार। प्रश्न आप पूछना चाहें तो स्वागत है। भूपेंद्र जी प्लीज कोऑर्डिनेट करेंगे। स्वागत है जी जी डॉक्टर साहब। भाई साहब, दो विषय आपने गंभीर उठाए हैं, लगातार उठा रहे हैं, आज एक और नया विषय लेके आए हैं। 2 विषय में जो जानकारी प्राप्त करना चाह रहा हूँ, जो आपके पास फील्ड से जानकारी होगी, अभी तक किसानों का कितना पैसा बकाया है? क्योंकि 25 अप्रैल के बाद तो बहुत सारी परचेज हुई है, अब तो ये 55 लाख के आसपास बता रहे हैं कि उसके आसपास पहुंच गई है। तो इतना सारे कितना, अगर कोई आपको डाटा अप्रोक्सीमेट हो, नंबर 1। नंबर 2, जो आपका 2 बार आपने दोहराया, हालांकि पर तीसरा पॉइंट आपकी हमारी समझ में नहीं आया, सुनाई नहीं आया, क्योंकि आपकी वॉइस जो है गिड़बड़ हो गई थी। 10% से ऊपर से ज्यादा की कितनी कटौती आपने बताई थी? 2 सवाल ये जी। पहली बात, जहां तक मुझे याद पड़ता है 24 और 25 अप्रैल को सरकार ने जारी आंकड़ा करके कहा था कि उन्होंने 19 या 20 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद कर ली है। मुख्यमंत्री के पास सारे आंकड़े हैं, उप मुख्यमंत्री के पास सारे आंकड़े हैं, वो आगे आए और ये बताएं हरियाणा के किसान को, पत्रकार भाइयों को और जनता को कि कितनी गेहूं की आज तक खरीद हुई है और कितने पैसे का भुगतान हुआ है। तो खट्टर सरकार के ढोल की पोल आपके सामने उसी समय खुल जाएगी, क्योंकि मेरी जानकारी के मुताबिक, और मैं जिम्मेवारी के एहसास के साथ कह रहा हूं, अब तक खरीद की गई मात्र 15% फसल का ही भुगतान हुआ है और 85% फसल का भुगतान हुआ ही नहीं, खास तौर से गेहूं और सरसों की फसल का। दूसरा का जो सवाल था
सरकार ने ये तुगलकी निर्णय लिया है कि अगर 10% से ज्यादा नमी होगी तो फिर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद नहीं होगी। इसका जवाब भी खट्टर साहब दें। धन्यवाद। अगला प्रश्न। वैशाली जी पूछना चाहते हैं। वैशाली जी कम इन प्लीज। नहीं, मैं फिलहाल मैं ओके। मनोज एनी अदर फ्रेंड? जी भास्कर सर। मनोज भाई प्लीज कम इन। मनोज जी। सर मैं एक आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है, प्लीज पूछिए। हाँ, एक अभी आपने ये सवाल मामला उठाया है कि इन्होंने बोनस देने की 125 रुपए बोनस देने की घोषणा करी थी। ये घोषणा करी थी या सेंट्रल गवर्नमेंट से सिर्फ सिफारिश करी थी इन्होंने? जी नहीं, खट्टर सरकार ने ये कहा था कि वो 125 रुपया प्रति क्विंटल बोनस देंगे और इस बारे केंद्र सरकार को सूचित कर अपने पैसों से यानी हरियाणा सरकार के पैसों से उसकी अनुमति मांगी थी। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार धान की फसल पर 100 से 150 रुपया प्रति क्विंटल बोनस का भुगतान करती है, क्योंकि बोनस का भुगतान का पैसा केंद्र सरकार नहीं देती। बोनस देना या ना देना प्रांतीय सरकार का निर्णय है। फिर भी एक लॉलीपॉप देते हुए खट्टर साहब ने माध्यम से वाहवाही तो लूट ली, ये कहकर के 125 रुपए बोनस देंगे और उसकी अनुमति लेने बारे केंद्र सरकार को पत्र लिख दिया, जिसका कोई जवाब आज तक नहीं आया। पर मैं आपको सूचित करना चाहता हूं, बोनस देना या ना देना प्रांतीय सरकार का निर्णय है, केंद्र सरकार की इसमें कोई दखलंदाजी नहीं। ये राजनीतिक बेईमानी है खट्टर सरकार की कि वो 125 रुपया क्विंटल का गेहूं पर बोनस देने की बात कर अब उस वादे से पीठ दिखाकर भाग खड़ी हुई है। धन्यवाद। सर राकेश गुप्ता जी। जी राकेश भाई, थोड़ा आपके साउंड में गड़बड़ है, पर बोलिए प्लीज। आवाज आ नहीं पा रही है सर शायद। मुझे लगता है उनके वीडियो ऑपरेट में समस्या है। भूपेंद्र जी आप अलग से जी इंटरनेट का इशू लग रहा है मुझे। भूपेंद्र जी आप राकेश जी का प्रश्न उनसे टेलीफोन पर पूछ लें और आप पूछ लीजिए। धन्यवाद। अगला प्रश्न बलवंत तक्षक जी। सर तक्षक साहब नमस्कार। नमस्कार रणदीप जी। एग्रीकल्चर मिनिस्टर जेपी दलाल साहब ने ये कहा है सवाल के जवाब में कि हम केंद्र सरकार से किसानों को बोनस दिलवाना चाहते हैं और हमने उनसे गुजारिश भी की थी, लेकिन केंद्र सरकार कहती है कि हमें सभी स्टेट्स के बारे में फैसला करना है, हरियाणा के बारे में हम फैसला अकेले नहीं कर सकते, और उन्होंने उनके प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया। आप कहते हैं कि बोनस देना हर राज्य सरकार का अपना एक अधिकार है, तो क्या खट्टर सरकार ने जो चिट्ठी लिखी थी केंद्र को, वो सिर्फ किसानों को भड़काने के लिए थी, जानबूझ के नहीं देना चाहती किसानों का पैसा, या सरकार की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई कोरोना की वजह से? खट्टर सरकार ने किसानों को धोखा दिया, बरगलाया और झूठी वाहवाही लूटकर अपनी पीठ थपथपाने का प्रयास किया। जेपी दलाल साहब जिम्मेवार व्यक्ति हैं, पर शायद उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य और सीएसीपी का तौर तरीका दोबारा जानने की आवश्यकता है। खट्टर साहब ये जानते हैं कि केंद्रीय सरकार गेहूं पर बोनस नहीं देती। केंद्रीय सरकार गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य ही सीएसीपी की सिफारिश के मुताबिक निर्धारित करती है। बोनस देना या ना देना अकेले अकेले प्रांत के अधिकार क्षेत्र में है। हरियाणा में हरियाणा की सरकारों ने, पिछली सरकारों ने कई बार गेहूं पर 5 रुपए से लेकर और 20 रुपया प्रति क्विंटल तक बोनस दिया है। और तक्षक जी
आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको याद भी होगा। इसलिए केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखना केवल अपनी झूठी पीठ थपथपाने से अधिक कुछ नहीं था। खट्टर सरकार की मंशा कभी भी किसानों को बोनस देने की थी ही नहीं। और मैं विनम्रता से ये कहता हूं खट्टर साहब को, खट्टर साहब बोनस तो छोड़िए, आप कम से कम किसान को 1925 रुपया प्रति क्विंटल जो एमएसपी है, आप तो उससे भी वंचित करवा रहे हैं। केंद्र सरकार ने हरियाणा के किसान के लिए, आप जब ये 6 मई का पत्र पढ़ेंगे तो ये केवल हरियाणा के किसान के लिए है। हरियाणा के किसान पर शर्त लगा दी कि हरियाणा के किसान की एमएसपी से उन 2 कारणों से जिनकी मैंने चर्चा की 14 रुपया 43 पैसे प्रति क्विंटल काट लिया जाएगा। कम से कम ये जुल्म तो मत करिए, इतनी निर्दयता तो मत दिखाइए, किसान की तबाही का इस प्रकार रास्ता तो मत बनाइए। 1925 रुपया प्रति क्विंटल एमएसपी तो दिलवाइए, ये हमारी मांग है। धन्यवाद। संदीप जी। धनी जी हैं। जी धनी साहब नमस्कार, आप बोलिए। नमस्कार भाई साहब। भाई साहब, मेरा सवाल थोड़ा सा इससे हटके है। जो पिछले दिनों जिस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप का मामला चला मुख्यमंत्री और आपके मध्य में, राजनीतिक रूप से आप इन चीजों को कैसे देखते हैं? देखिए, खट्टर साहब मेरे बुजुर्ग हैं और एक बुजुर्ग के तौर पर मैं उनका सम्मान करता हूं, पर ना जाने क्यों वो चिढ़ते बहुत हैं, ना जाने वो क्यों आजकल खीज से भरे हुए हैं। पर प्रदेश के मुख्यमंत्री का काम खींचना या चिढ़ना नहीं। आप मुझे बताइए, खट्टर साहब को क्या ये मालूम नहीं कि पूरे हिंदुस्तान में विधायकों को तनख्वाह और पूर्व विधायकों को पेंशन का कानून है। खुद खट्टर साहब विधायक के तौर पर भत्ता और बाकी की सुविधा ले रहे हैं, मुख्यमंत्री की तनख्वाह ले रहे हैं, परंतु उन्हें यह ऐतराज है कि कांग्रेस का कोई व्यक्ति तनख्वाह या भत्ता क्यों ले रहे हैं। आप अगर चाहें तो पूरे हरियाणा का तनख्वाह का, मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायकों का तनख्वाह और पेंशन का कानून खत्म कर दीजिए, परंतु उसका 2000 करोड़ रुपए के जजिया कर की वसूली से क्या मतलब है। और वो कहते हैं कि छोटे मियां तो छोटे मियां, बड़े मियां सुभान अल्लाह। खट्टर साहब ने पेट्रोल पर 1 रुपया, डीजल पर 1 रुपया 10 पैसे प्रति लीटर बढ़ाया और उनके गुरु मोदी जी ने पेट्रोल पर 13 रुपया और डीजल पर 16 रुपया प्रति लीटर बढ़ा दिया। यानी अब हरियाणा के किसान को डीजल पर 17 रुपया 10 पैसे प्रति लीटर अतिरिक्त और पेट्रोल पर 14 रुपया प्रति लीटर अतिरिक्त हरियाणा के व्यक्तियों को देना पड़ेगा। कोरोना के समय जब सरकारें जनता की जेब में पैसा डाल रही हैं, तो खट्टर सरकार एक तरफ डीजल पेट्रोल, दूसरी तरफ सब्जी और फल और तीसरी तरफ बस का भाड़ा बढ़ाकर 2000 करोड़ का जजिया कर लगा रही है। अगर उस पे विपक्ष सवाल नहीं पूछेगा तो कौन पूछेगा? प्रश्न ये है। धन्यवाद। के बी आहूजा जी। सर मेरे नमस्कार, पूछिए। नमस्कार जी सर, मेरे छोटे छोटे भाई, एक आपने जो 6 मई का जो लेटर दिया है, ये जो उसके बाद की खरीद है जो 85% अब पेंडिंग पड़ी है पेमेंट, उस पे भी कटेगा एक जी। दूसरा, जब शराब का मसला आता है, जहां पर कांग्रेस सरकार है वहां पर बीजेपी वाले विरोध करते हैं, जहां पर बीजेपी की सरकार है वहां कांग्रेस विरोध करती है। और तीसरा सर, जो आपने अभी वैट कहा है वो तो आप पंजाब में भी लगा दिया। मैं आपके तीनों प्रश्नों का जवाब दूंगा। पहला आपने प्रश्न क्या पूछा था आहूजा साहब, दोबारा दोहराइए। 6 मई की लेटर है, क्या पेमेंट इसलिए जी मैं समझ गया। आहूजा साहब, जब 6 मई 2020 का ये जो पत्र है, ये सारी गेहूं खरीद पर लागू है। यानी जहां जहां नमी की मात्रा 4 से 8% होगी, 8 से 10% होगी, तो इस प्रकार से कुल मिलाकर जो पैसा काट लिया जाएगा वो उसकी यहाँ व्याख्या की गई है, जो 9 रुपया 62 पैसे प्रति क्विंटल होगा। इसके अलावा 4 रुपया 81 पैसे 10% से अधिक गेहूं की चमक कम हो जाने पर भी होगा, तो 14 रुपया 43 पैसे प्रति क्विंटल सारी गेहूं जो खरीद है, अगर उसमें ये 2 मामूली खामियां हुई तो काट लिया जाएगा।
ये 6 मई 2020 का तुगलकी फरमान है, जिसे दंडवत होकर भाजपा जजप्पा सरकार ने स्वीकार लिया है। दूसरा प्रश्न आपका था मेरे ख्याल से वैट को लेकर, और दूसरा आपका था शराब की बिक्री को लेकर। हमने जब विरोध किया, आप याद करिए, तो हरियाणा इकलौता प्रांत था जहां दुकानदार की दुकानें बंद थी पर खट्टर सरकार शराब के ठेके खोल रही थी। ऐसा क्यों? जब केंद्र सरकार ने पूरे हिंदुस्तान में शराब की दुकानों खोलने की अनुमति कर दी, एनडीए में एक्ट के तहत आदेश जारी कर, उसके बाद हमने कोई विरोध नहीं जताया। इसलिए हमारा विरोध तब था जब पूरा हरियाणा लॉकडाउन में था और खट्टर सरकार शराब की फैक्ट्रियां और शराब की दुकानें खोलने पर उतारू थी। तीसरा, आपने प्रश्न पूछा वैट लगाने के बारे में। आपको याद होगा 2 दिन पहले जब मोदी जी ने 13 रुपया और 16 रुपया बढ़ाया, तो मैंने 3 प्रासंगिक विषय उठाए थे। पहला, प्रांतीय सरकारों के पास पैसा नहीं, और मैंने हरियाणा का उदाहरण दिया कि हरियाणा में खट्टर साहब ने 1 और 1 रुपया 10 पैसे बढ़ा दिया। अब मोदी जी ने भी 13 रुपया प्रति लीटर और 16 रुपया प्रति लीटर बढ़ा दिया। हिंदुस्तान में तेल की कीमत आज की तारीख में है 11 रुपया 14 पैसे प्रति लीटर पड़ रही सरकार को। चार्ज हम कर रहे हैं 70, 72, 75 रुपया तक अलग अलग प्रांतों में। तो ये 13 रुपया और 16 रुपया में से जो मोदी जी ने बढ़ाया है, अगर वो ये निर्णय करके सारे प्रांतों को इसका 75% हिस्सा दे दें, तो ना फिर हरियाणा को, ना पंजाब को, ना किसी अन्य राज्य को कीमत बढ़ाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। और यही मांग अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्लेटफॉर्म से हमने उठाई। धन्यवाद। वैशाली जी, वैशाली जी। सर, एक खबर है, जैसे आपने अभी कहा कि शराब, जैसे हमने जब इंटरव्यू किया आपके साथ तब भी आपने ये कहा था कि आपने उस दौरान भी शराब के ठेके खोलने का विरोध किया था। अब ये खबरें भी आ रही हैं कि मनमाने रेट पर ठेकेदार जो हैं वो शराब बेच रहे हैं, और उनका ये कहना है कि लॉकडाउन के दौरान जो नुकसान की भरपाई हुई है उसको कहीं ना कहीं इसको अकोमोडेट या फिर इसको भरपाई करने की कोशिश कर रही है। तो इस पर ये आरोप भी लग रहे हैं सर कि टैक्स वसूली के चलते कहीं ना कहीं एक्साइज विभाग जो है वो आंखें मूंदे बैठा हुआ है। क्या इस बात से आप सहमत है? क्योंकि कोरोना से लगने के बाद भी 500 से 1000 रुपए तक महंगी शराब बेची जा रही है, ऐसी खबरें आ रही हैं। क्या कहेंगे? इसी के साथ मेरा जुड़ा एक सवाल और है, उसी के साथ इकट्ठा जवाब दे देंगे आप। हरियाणा में लॉकडाउन के दौरान अवैध शराब की तस्करी हुई है करोड़ों रुपए की, जो आप लगातार सुन भी रहे हो, पढ़ भी रहे होंगे। और गृह मंत्री ने तो ये कहा कि बिना पुलिस के और एक्साइज के मिले ये शराब बिक नहीं सकती, एक बोतल भी। करोड़ों रुपए की शराब बिक गई है। उसके ऊपर भी अब आपकी प्रतिक्रिया, क्योंकि शायद अभी तक नहीं आ पाई थी, तो उसके ऊपर भी प्रतिक्रिया दे पाए तो क्या है ये, कौन जिम्मेदार है, किसकी जिम्मेदारी है इसको रोकने की? वैशाली जी और धीमान साहब को सवाल के लिए साधुवाद और धन्यवाद। हरियाणा में शराब तस्करी खुलेआम लॉकडाउन के समय भी चली। हमने बार बार इस मामले को उठाया और कहा कि एक्साइज डिपार्टमेंट और पुलिस विभाग और शराब के तस्करों और ठेकेदारों, और कहीं कहीं ये इल्जाम भी आया कि शराब की डिस्टिलरी यानी फैक्ट्रियों, उन सब की मिली भगत के बगैर ये असंभव है। और जो सोनीपत के एक गोदाम से करोड़ों रुपए की शराब चोरी हुई, कुछ तो उसे सैकड़ों करोड़ भी कहते हैं, वो गोदाम जिस पर हरियाणा के एक्साइज डिपार्टमेंट की मोहर लगी थी, उसका वीडियो मैंने भी जारी किया और कई टेलीविजन चैनल्स ने मुख्यता से दिखाया भी। हमने तब भी ये सवाल पूछा था, क्या ये सब घालमेल और तस्करी सरकार के संरक्षण में हो रहा है? और अब तो जो हमने कहा था उस पर हरियाणा के गृह मंत्री ने ही मोहर लगा दी। और हमने ये पिछले दिनों में देखा कि गृह मंत्री और आबकारी यानी शराब मंत्री, एक तरफ अनिल विज जी और एक तरफ दुष्यंत चौटाला जी, वही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। गृह मंत्री अनिल विज कहते हैं कि ये एक्साइज डिपार्टमेंट की मिली भगत और शायद पुलिस की मिली भगत के बगैर नहीं हो पा रहा। आबकारी मंत्री यानी शराब मंत्री दुष्यंत चौटाला कहते हैं
कि मैंने इसकी जांच के लिए अनिल विज साहब को लिखा है। अनिल विज साहब कहते हैं कि मेरे को इस प्रकार की कोई सूचना नहीं मिली है। क्या ये नहीं दर्शाता, ये विरोधाभास दो उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री का ये जो विरोधाभास है, ये शराब की तस्करी माफिया की हरियाणा में मौजूदगी और कहीं ना कहीं सरकारी संरक्षण का अपने आप में सबूत है। असलियत जांच के बाद सामने आएगी। क्या खट्टर साहब संज्ञान लेकर जांच करेंगे? सवाल ये। धन्यवाद। सर राम सिंह बराड़ जी हैं सर। जी बराड़ साहब पूछिए। नमस्कार बराड़ साहब। नमस्कार जी, नमस्कार। सुरजेवाला साहब, मैं आपसे ना एक हरियाणा से जो अहम इशू है उस पर बात करना चाहूंगा। आज हरियाणा में मुख्यमंत्री ने पंचायती जमीनें जो पट्टे पर दी जाती हैं उन पर धान की खेती पर पाबंदी लगा दी है कुछ इलाकों में कि वहां पानी का लेवल नहीं है। और दूसरा कि हरियाणा में जो धान की खेती होती है उसमें बड़े स्तर पर जो बाहर के श्रमिक आते हैं, लेबर आती है, वो उस खेती में अहम योगदान देते हैं। वो श्रमिक तो बाहर जा रहे हैं, बिल्कुल खाली हो रहा है, चाहे वो फैक्ट्री की श्रमिक लेबर है चाहे वो खेती की लेबर है। और दूसरी तरफ ऐसे क्राइसिस के टाइम, कोरोना के टाइम पे किसानों जिनकी मेन कैश क्रॉप जो धान है उस पे पाबंदी लगाना, उसको कहां तक आप उचित समझते हैं? बराड़ साहब, यह एक अत्यंत गंभीर विषय है। इसके हमारे पास कुछ कागजात उपलब्ध हैं। कुमारी शैलजा जी जो प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष और मैं मिलकर कल सुबह 10 या 11 बजे इस पर एक अलग पत्रकार वार्ता करेंगे। वो कागजात भी मैं आपके समक्ष रखूंगा। इससे ज्यादा कठोर और निर्दयी निर्णय कोई हो ही नहीं सका, और ना ही, और ये निर्णय केवल और केवल फासिस्ट भाजपा जजप्पा खट्टर सरकार ही ले सकती थी। आज मैं केवल इतना कहूंगा और कल इस बारे सारे तथ्यों के समेत हम आपके समक्ष पेश होंगे। धन्यवाद। सर कमल कुमार जी। प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार करेंगे इस इशू पे। धन्यवाद। रणदीप जी नमस्कार। नमस्कार कमल जी। रणदीप जी, खबरें लगातार आ रही हैं कि जो प्रदेश की मंडियां हैं वहां से जो गेहूं के लदान के नाम पर 6 से 10 रुपए प्रति बैग लिया जा रहा है। भ्रष्टाचार को लगातार बढ़ावा मिल रहा है वहां से। क्या कहना चाहेंगे, क्या सरकार को इस पर संज्ञान नहीं लेना चाहिए? प्रत्येक मंडियों से ऐसी खबरें हैं। कमल भाई, इस भ्रष्टाचार को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सीधे सीधे खट्टर सरकार का संरक्षण है और उसके पीछे उनकी असंवेदनशीलता, अमानवीयता व तैयारी की कमी है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। खट्टर सरकार ने बड़े शानो शौकत से पेट थपथपाकर 1800 नए सेंटर, खरीद सेंटर की घोषणा कर डाली, जो प्रदेश की मंडियां हैं नोटिफाइड उनके अलावा। परंतु क्या किसी पत्रकार मित्र उनसे अगर पूछेंगे तो ये सवाल अवश्य पूछिए कि क्या खट्टर साहब किसी 1800 में से एक भी सेंटर पर आपने अतिरिक्त लेबर का टेंडर दिया? जवाब नहीं। आपने उठान का इन 1800 जगह का टेंडर दिया? जवाब नहीं। इन 1800 सेंटर क्या ये कच्चे नहीं हैं? जवाब हां। इन 1800 सेंटरों में आपने ईंट का फड़ लगाया, तरपाल की व्यवस्था की? जवाब नहीं। इन 1800 सेंटर से उठान और भंडारण की व्यवस्था की? जवाब नहीं। यह दर्शाता है। और अब क्या हो रहा है कि एक नोटिफाइड मंडी में जो लेबर और उठान का कॉन्ट्रैक्टर है, डीएफएससी, एसडीएम और अधिकारियों को यह कह दिया गया कि अगर उसके चारों तरफ 40 या 50 परचेज सेंटर हैं तो वही लेबर और वही उठान वाला कॉन्ट्रैक्टर से वो काम करवाएं। आप मुझे बताइए, जो व्यक्ति एक मंडी का उठान मुश्किल से कर सकता है मजदूरों की इस कमी के चलते, वो 50 या 55 परचेज सेंटर का अतिरिक्त काम कैसे देख पाएगा? ऐसे में गेहूं खुले में पड़ी है, उसके अंदर दीमक लग रही है। मैं जिम्मेवारी से कहता हूं, कहें तो मैं पिक्चर्स भेज दूंगा। ना तरपाल है, नीचे से भूमि कच्ची है, उठान का कोई इंतजाम नहीं, बिजली पानी का कोई इंतजाम नहीं, और धीरे धीरे ये सारी गेहूं खराब हो जाएगी। देश को भी नुकसान होगा और प्रदेश को भी, और इसके लिए जिम्मेवार कौन होगा? धन्यवाद। महावीर जैन जी। जी महावीर जैन साहब, लास्ट क्वेश्चन। जी जैन साहब। रणदीप जी, मैं ये पूछना चाह रहा था, जो आपने एमएसपी की बात की है वो कांग्रेस शासित प्रदेशों में क्या दिया जा रहा है जहां पर आपकी सरकार है?
न्यूनतम समर्थन मूल्य 1925 रुपये प्रति क्विंटल है। किसान को 1925 रुपया प्रति क्विंटल का न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलेगा। आप उससे 1 रुपया कम उसे नहीं दे सकते। परंतु हरियाणा में मोदी सरकार ने पत्र लिखा और खट्टर साहब दंडवत हो गए, दुष्यंत चौटाला जी दंडवत हो गए और यह निर्णय करवा दिया कि हरियाणा के किसान से, आप 6 मई का पत्र मैं आपको भेज रहा हूं, पढ़ेंगे तो पता चलेगा, ये केवल हरियाणा के लिए 14 रुपया 43 पैसे प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य से कटेगा। 9 रुपया 62 पैसे एक और 4 रुपया 81 पैसे के लगभग एक। ऐसा क्यों? हरियाणा का किसान क्या हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं? हमने क्या पाप किया है? अब क्या हरियाणा के किसान को बोनस की बात तो दूर, न्यूनतम समर्थन मूल्य का भी वो अधिकारी नहीं रहा? इस प्रकार की आर्थिक आपदा की तरफ हरियाणा के किसान को क्यों धकेला जा रहा है? मुख्यमंत्री जी आज ही सामने आकर इन 5 सवालों का जवाब दें और हमारी तीनों मांगों को स्वीकारें। ये हमारी उनसे विनम्र निवेदन है। अगर अब आपकी इजाजत हो तो आज की इस पत्रकार वार्ता को यहीं कंक्लूड करके बहुत जल्द हम कल 10 से 11 बजे के बीच में कुमारी शैलजा जी जो प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष हैं और मैं आपके बीच में पुनः उपस्थित होंगे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर। नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू टू ऑल।